लोगों के अपने अपने शौक़ होते हैं। किसी को स्पोर्ट्स का शौक़ होता है, किसी को पेंटिंग का शौक़ होता है और किसी को गाने का या फिर किसी को गार्डनिंग का। लेकिन आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्हें शौक़ है बिल्कुल ही अलग, यानी जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग का शौक़ है, साथ ही उन्हें लोगों को सेंसिटाइज़ करने का या जागरूक करने का, चाहे वो जेंडर से जुड़े सवाल हो या जागरूकता को लेकर। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं आज का कार्यक्रम। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम दिल से में। आज हमारे साथ 1991 बैच की आईपीएस ऑफिसर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव जी हैं, जिन्होंने सरकार में बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी है और वर्तमान में SC/ST वेलफेयर की एडिशनल डीजीपी है। तो आज हम उनसे बात करेंगे। तो नमस्कार प्रज्ञा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। तो मैम, मैं आपसे आपके सर्विस से रिलेटेड और आपके कई जगह आपने महत्वपूर्ण सेवाएं दी उसके बारे में तो बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल आपके बिहार को लेकर है कि माना जाता है कि बिहार से ही सबसे ज़्यादा IAS और IPS ऑफिसर्स बनकर निकलते हैं। तो आप भी वहीं से निकल कर आइए IPS बन के। तो बताइए, बिहार में ऐसी कौन सी मिट्टी है कि वहाँ ऐसा IPS ऑफिसर्स बनते हैं? मिट्टी की बात नहीं, बिहार का अगर हम इतिहास देखें तो हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है देश के निर्माण में। जहाँ तक सिविल सर्वेंट्स की बात है, UPSC एग्ज़ाम की बात है, तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये कुछ 20-25 सालों से कुछ ऐसा माहौल बना है। उसके पहले इलाहाबाद को सेंटर माना जाता था, लेकिन बिहार का ये है कि बिहार के बच्चे बाहर आकर, जैसे ख़ास तौर पे दिल्ली यूनिवर्सिटी या बाहर जाकर, और जब वो बाहर जाते हैं तो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। और इस परीक्षा में, ये परीक्षा क्योंकि एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है, तो इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। और मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस के साथ साथ मेहनत की बात है, तो ये दोनों बातें हैं। और क्योंकि एक परिवेश रहा है समाज निर्माण का, देश में योगदान का, तो शायद ये कहीं कुछ ये रहता है मन में। जैसे एक महिला होने के नाते बिहार से एक आप IPS ऑफिसर बन के एक इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया, और हम बिहार को देखते हैं कि वहाँ महिलाएं घूंघट में ज़्यादातर रहती हैं। तो आपने घूंघट वाला परिवेश देखा है, फिर वहाँ आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिला होगा डेफिनेटली, तभी आप यहाँ तक आए। तो कैसा माहौल था और कैसे आप निकल कर आए? मैं विशुद्ध रूप से एक एडुकेशनल बैकग्राउंड है मेरा, इन द सेंस कि मेरे पिताजी प्रोफेसर रहे, बाद में वाइस चांसलर होकर रिटायर हुए। मेरी माँ की जब शादी हुई थी तो वो कॉलेज फर्स्ट ईयर में थी। उनकी पूरी पढ़ाई और आगे उन्होंने PhD किया, फिर लेक्चरर बनी, प्रोफेसर बनकर रिटायर हुई। ये हमें विरासत में ही मिला है और मैं इसका पूरा श्रेय अपने माता पिता को देती हूँ। मैं बताती हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या। मेरे से बड़े 2 भाई हैं, तो ये वो समय था लेट 70s और अर्ली 80s का, जब बिहार में शिक्षा का कुछ परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही थी और इस तरीके का माहौल था। तो मेरे दोनों भाइयों को बाहर बोर्डिंग में पढ़ने के लिए भेजा गया था। मैं सबसे छोटी थी, तो मुझे भी लगा मैं भी जाऊं बाहर। लाड़ प्यार की वजह से मेरे माता पिता दोनों ही ये नहीं चाहते थे कि सारे बच्चे चले जाएं। तो एक दिन मैंने कह दिया कि मैं लड़की हूँ इसलिए नहीं भेजना चाहती हूँ। तो उसी दिन पापा मम्मी ने कहा कि नहीं, ये ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए, तुम्हें जहाँ जाकर पढ़ना है, जैसे करना है, जो करना है, बस ये है कि एक मर्यादा जो होती है, एक संस्कार जो होते हैं, उनको याद रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरा सपोर्ट मुझे अपने परिवार का मिला है। तो तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आनी मैं आगे ये भी जोड़ना चाहूँगी कि ऐसा कुछ हुआ कि मेरी शादी भी एक ऐसे ही परिवार में हुई, जहाँ की मेरे सास ससुर दोनों ही शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग थे। तो वहाँ से भी मुझे कंप्लीट सपोर्ट मिला। केंद्रीय विद्यालय संगठन की भी अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि एक सरकारी संस्था है ये, और उसी तरीके से हम देखें कि स्टेट के जो सरकारी स्कूल है, तो हम कभी ये नहीं देखते कि सरकारी स्कूल में किसी भी IAS हो या IPS हो, इनके बच्चे पढ़ने जाते हो। लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन है, वहाँ सभी जितने IAS हो, सब लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे वहाँ जाएं, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये भी सरकारी संस्था है लेकिन उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है? जो केंद्रीय विद्यालयों के परिवर्तन की हम बात करते हैं, तो केंद्रीय विद्यालय के कमिश्नर हुए HM खैरे, असम कैडर के IAS अधिकारी हैं, मूल अब शायद संभवतः रिटायर हो गए होंगे।
तो वो जब कमिश्नर बने तो उन्होंने एक अनुशासन है जो ऊपर से स्टेम करता है। कई बार हम कहते हैं ना कि चीज़ें नीचे से ऊपर जाती हैं, ऐसा हर बार नहीं होता। तो जो पूरा स्ट्रक्चर है केंद्रीय विद्यालय का, उन्होंने सख्ती कि अगर यदि मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ और मेरे अंडर 25 स्कूल हैं तो मुझे साल के 3 निरीक्षण करने हैं तो करने हैं। यदि मैं प्रिंसिपल हूँ, मुझे जो भी वो काम है वो पूरा उन्होंने इतना व्यवस्थित किया। जब मैंने ज्वाइन किया था संगठन तो ये चीज़ें थीं। जो सीनियर अधिकारी हैं जो दिल्ली में बैठे रहते थे, उनके दौरे भी बढ़ा दिए कि आप भी जाएँ और रिमोट जगह जाएँ। जैसे हमारा एक स्कूल झंस्कार वैली लद्दाख में भी है, वहाँ पहुँचना मुश्किल होता है, तो मैं वहाँ गई थी। और वहाँ जाकर जब आप शिक्षकों से, शिक्षिकाओं से बातचीत करते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, तो उनका भी मोटिवेशन बढ़ता है। साथ ही साथ अगर कोई गलत कर रहा है या किसी प्रकार की कोई शिकायत मिलती है तो इमीडिएट एक्शन, इससे मेरे ख्याल से बहुत फ़र्क पड़ा। सरकारी स्कूलों में भी आप देखेंगे कई स्कूल ऐसे होते हैं जो अन्य स्कूलों से बेहतर होते हैं जी। तो ये इंडिविजुअल एफर्ट होता है। इसको अगर हम सिस्टमिक करें, इसको अगर हम एक संस्थागत करें कि ये होगा ही होगा, तो निश्चित तौर पे फ़र्क आ सकता है। अच्छा, जब आप का दौर हमने देखा है, जब आप इसमें थे केंद्रीय विद्यालय संगठन में, तो उस समय देखते थे कि वहाँ कोई भी आलतू फालतू या कोई भी व्यक्ति फटक नहीं सकता था इस तरीके का। आपका कैसे मैनेज किया, किस तरीके से आपने नहीं, ये तो मेरे पुलिस का बैकग्राउंड है। हाँ, मतलब कोई वजह नहीं है कि कोई भी फालतू का आदमी कहीं घूमे। क्योंकि क्या होता है, एक जो सिस्टम जो इसके साथ लागू किया था वो ये था कि चाहे कोई भी आए, अगर परमिशन लेकर आया है और दिल्ली तक आया है, कहीं से भी आया है, शिक्षक हो, शिक्षिका हो या मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लोग हों, प्रिंसिपल हो, कोई भी हो, तो उनसे मिलने का समय नियत था, तो मैं अवश्य थी, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति बीच में एक ग्रुप ना खड़ा हो जाए कि अच्छा चलो मैं मिलवा देती हूँ या मिलवा देता हूँ। तो वो ये जो लोग होते हैं जो फालतू घूमते हैं, ये वो लोग होते हैं। इसलिए उस समय भी बहुत मतलब सही तरीके से सारे स्कूल का जो निरीक्षण है वो बहुत अच्छे से हुआ करता था। वी वर वेरी पर्टिकुलर, ये मैं कह सकती हूँ कि केवी का रिजल्ट्स तो बेस्ट होता था। वैसे ही हम बात करें कि आपके सर्विस टेन्योर में आप फॉरेन ट्रेनिंग पर भी गए हैं, तो एविएशन से रिलेटेड आप कनाडा भी गए हैं, स्विट्ज़रलैंड भी गए, तो ये ट्रेनिंग मतलब क्या थी, क्या उसका लक्ष्य? ये इसलिए ज़रूरी है ट्रेनिंग करना क्योंकि यदि मैं एक पद पर बैठी हूँ, मैं डायरेक्टर डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन थी और विजिलेंस भी थी, तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर ये एयरपोर्ट है तो कितना सेफ़ है, कितना अनसेफ है, इसकी दूरी कितनी है, यहाँ किस प्रकार के प्लेन लैंड कर सकते हैं या जो। तो मैंने जितनी भी ट्रेनिंग मुझे जहाँ भी भेजा गया, मैंने बहुत मेहनत से किया। आई एम वेरी प्राउड टू से कि मेरे पास सिविल एविएशन का एक डिप्लोमा भी है। आई एम डिप्लोमा होल्डर फॉर सिविल एविएशन। तो आप ग्राउंड बेस पर आपने ट्रेनिंग लिया है या एयर बेस के लिए आपने ट्रेनिंग लिया था? मैं जो काम देखती थी वो ग्राउंड बेस से रिलेटेड था। एक तो नीतियाँ कि एविएशन के लिए, उड़ान के लिए नीतियाँ कैसी हों। दूसरा जो विजिलेंस था, वो मेरा वर्क विजिलेंस का फ़र्क विजिलेंस था। वो ये था कि जो खरीद फरोख्त होती है या फिर जो अन्य किसी प्रकार का मॉनिटरी वर्क होता है, उसमें तो कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। उसकी कोई शिकायत अगर आती है, जो सब विंग्स थे एविएशन के, एयरपोर्ट अथॉरिटी है या कहीं और, तो उनमें यदि कहीं कोई मेजर शिकायत हो तो उनको हैंडल करना था। मैम, आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए आपने ह्यूमन चेन को डेवलप किया था, तो वो कैसे, क्या, किस तरीके से आपका नाम उसमें आ पाया, वो थोड़ा बताइए। ये जो एक एरिया है, ये मेरे लिए वेरी क्लोज टू माय हार्ट, मेरे दिल के बहुत करीब है। जेंडर पैरिटी या जिसको हम कहते हैं कि महिला पुरुष के कार्यों में समानता, उनको अपॉर्चुनिटीज़ में समानता। ये निर्भया घटना जो एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी, उसके 1 वर्ष जो हो रहे थे दिसंबर में, तो उस पर ये निर्देश आए थे कि हर जगह कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम किया जाए जो महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम हो। हम लोग उस समय जबलपुर में थे, तो ये जो मैं उस समय आईजी महिला अपराध भी देखती थी और स्पेशल आर्म्ड फोर्स भी देखती थी, तो हम लोगों ने तब ये सोचा था, और ये एक समग्र प्रयास था शासन का और लोगों का मिलकर, कि हमने ये एक 129 किलोमीटर लंबा ह्यूमन चेन बनाया था। जबलपुर से अगर आप वाकिफ़ हों तो वहाँ पे 2 घाट हैं, एक तिलवारा और एक जो मेन घाट ग्वारी घाट, और डुमना एयरपोर्ट जो काफ़ी दूर है। तो हमारा ह्यूमन चेन एक घाट से डुमना एयरपोर्ट लौटते हुए पूरी जबलपुर और आउटर साइड करते हुए, कंप्लीट करते हुए तिलवारा, और दोनों घाटों को नावों से जोड़ा था। और इसमें जो अहम बात ये थी कि जितने भी जनप्रतिनिधि थे, लगभग हर 15 मिनट की दूरी पर एक पर्टिकुलर टाइम पर
एक सायरन बजा और सभी ने शपथ ली। तो वो शपथ ली और युवाओं ने और सभी ने जो और कभी मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी, व्हील चेयर तक में लोग आए थे उससे जुड़ने। उसका प्रभाव भी हमें दिखा। और ये जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं कि कोई बच्ची साइकिल स्कूटर चला रही है, उसकी दुपट्टा छीन लिया या कुछ कर लिया, तो लोगों ने आगे बढ़कर आकर उसका प्रतिकार करना शुरू किया। ये प्रभाव तो ये सामने दिखा। और क्योंकि इसमें लोगों की संख्या जहाँ तक मुझे याद है कुछ 2.25 लाख लोग थे और किलोमीटर 129 था, तो ये लिम्का बुक ने कवर किया था कि ये सबसे बड़ा ह्यूमन चेन है फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो बहुत बधाई हो मैम, आपका नाम इसमें दर्ज है। अब हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपके अब डिपार्टमेंट से कुछ बातें करेंगे। जगह तो इतनी नेचुरल हरियाली के साथ है कि यहाँ आने का मन बार बार करता है। The whole ambience is good. It's a wonderful place to be. भोपाल के आसपास जगह इससे अच्छी कोई नहीं मिलेगी। गूगल पे सर्च करें रिजॉर्ट्स नियर भोपाल तो नंबर 1 चॉइस में हरदम महुआ हाउस ही आता है आजकल। तो दाल बाफले एंड चूरमा लड्डू, इसमें मज़ा ही अलग है। और ये इतना प्यारा समा हो तो टेस्ट ऑलरेडी दुगना हो जाता है। इतनी अच्छी फॉरेस्ट की जगह मैंने तो नहीं देखी इसने 65 ईयर्स ऑफ माय लाइफ। वंडरफुल प्लेस, एवरीथिंग वंडरफुल, नेचुरल सब कुछ है, बहुत प्यारा एनवायरनमेंट है एंड लवली सराउंडिंग्स। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं। गुड फूड, गुड प्लेस एंड गुड होस्ट्स। पहली बार आए हैं बट वेरी यूनिक प्लेस। पिकनिक स्पॉट तो बहुत ही सुंदर है और जिस प्रकार से उन्होंने बनाया है ऐसा लगता है यहीं आके रहो। अच्छे से इन्होंने डेकोरेशन भी किया हुआ है। बड़े दिनों बाद दाल बाटी चूरमा खाया, राजस्थानी चूरमा इज स्पेशली वेरी टेस्टी। परफेक्ट प्लेस फॉर अ विंटर आफ्टरनून टू स्पेंड। खाने में मज़ा आया, खेल में मज़ा आया, पूल भी अच्छा लगा। बाकी जो ये नेचुरल इन लोगों ने डेवलप किया है ये भी काफ़ी अच्छा लगा। दिस प्लेस इज सुपर ऑसम, इट्स सुपर फन। टोल्ड ऑल माय फ्रेंड्स कम विजिट, हमेशा आइए यहाँ पे, बहुत प्यारी रिसोर्ट है ये। जगह बहुत अच्छी है, मतलब जा जाके एक एडवेंचरस हो जाता है कि आप अंधेरे में एडवेंचर कर रहे हो। दैट्स वेरी गुड। ब्रेक के बाद मैम आपका फिर स्वागत है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का जैसे आदेश है कि SC/ST जो अपना निवारण एक्ट है, इसके तहत माना जाता है कि कई लोग इसका दुरुपयोग करते हैं और इस दुरुपयोग को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी कि किसी को भी अरेस्ट करने से पहले उसकी पूरी तहकीकात की जाए। आपका जो विभाग है वो क्या समझता है या क्या कोशिश करता है कि लोग इस एक्ट का दुरुपयोग ना करें इसके लिए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये भी एक सच्चाई है। एक तो बात ये है कि जब कभी कोई विशेष एक्ट बनता है तो जाहिर बात है कि कहीं कुछ हमारी पुलिसिंग में कमी होती है या कहीं कुछ लोगों को ये लगता है कि एक विशेष एक्ट बनना चाहिए तभी ये एक्ट बनते हैं। तो इस एक्ट का बनना तो बिल्कुल आवश्यक था, इसलिए बना। जहाँ तक दुरुपयोग का सवाल है तो ये भी सत्य है कि इसका कुछ दुरुपयोग भी होता है। जो CRPC है उसमें प्रावधान है 155 और 154 CRPC में थोड़ा बताना चाहूँगी कि जांच का कोई प्रावधान नहीं होता और स्टैट्यूट से बड़ा कोई एक्ट नहीं हो सकता। तो अगर कोई मेरे सामने आकर ये बताता है कि भाई मेरे साथ ये घटना घटित हुई है, वो एक संज्ञेय अपराध है, तो मैं पुलिस अधिकारी के तौर पे मेरा ये कर्तव्य है, दायित्व है कि मैं एक FIR लूँ। तो ये इस एक्ट पर भी लागू होता है। लेकिन बचने का एक ही तरीका है, वो ये है कि हमारी विवेचना या हमारी जो इन्वेस्टिगेशन हो वो बहुत पुख्ता हो। 3 प्रकार से किसी भी केस को हम क्लोज़ करते हैं। या तो हम कहते हैं कि नहीं आपने FIR तो सही कराई लेकिन एविडेंस इतना नहीं है कि हम सामने वाले को कह सकें कि आप भाई, जो हमको कोर्ट में प्रूव करना होता है कि आप निश्चित तौर पे दोषी हैं, तो हम उसमें खात्मा काटते हैं। एक होता है चालान कि हाँ भाई आपने शिकायत की, ये घटना घटित हुई, ये पुख्ता सबूत है, हम चालान करते हैं। एक होता है खारिजी, जो कि बहुत कम प्रयोग में लाया जाता है। जो इसका मतलब ये हुआ कि जो शिकायत की गई या जो FIR कराया गया, उन्होंने झूठी FIR कराई। तो अगर हमारी विवेचना इतनी अच्छी हो कि हम ये
साबित कर सकें ऑन पेपर कि हाँ ये खारिजी है, ये गलत है, वो भी। और तीनों केस में मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट यदि संतुष्ट हो जाता है कि हाँ ये खारिजी योग्य है और खारिजी एक्सेप्ट हो जाती है, तो जिसने शिकायत कराई है उसके ऊपर 182/211 का मुकदमा दर्ज हो सकता है आईपीसी के तहत। ये जो हमारे जो सेमिनार्स होते हैं उसमें ये एक बात हम लोग उस पर बहुत ज़ोर देते हैं, और इन सेमिनार्स के ज़रिए हम लोगों को भी ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि वो ये ध्यान रखें कि उनका इस्तेमाल न किया जाए। मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आपने सेमिनार की बात की, तो अभी अभी आपने सांची में एक सेमिनार आयोजित किया था आपके जो अजाक के अधिकारी कर्मचारी उन लोगों के लिए, तो इसका क्या आउटकम निकल के आया, किस तरीके का था? इस सेमिनार के पीछे जो मंशा थी, नॉर्मली जब सेमिनार होते हैं तो हमारा ये सेमिनार आयोजित होता है व्यावसायिक दक्षता के लिए। जैसे अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कल परसों ही आया है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हों उनसे हम अपने इन्वेस्टिगेटर्स को बता सकें, और भी बातें, तकनीकी बातें भी बता सकें कि कैसे विवेचना करें। बट साथ ही साथ जिस वर्ग के लिए हम नियुक्त हुए हैं या बनाए गए हैं या हम काम कर रहे हैं, उस वर्ग के प्रति हमारी संवेदनशीलता हो। और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम होना चाहिए किसी भी विभाग का, कि भाई हम बनाते तो हैं पॉलिसीज़, नीतियाँ बनाते हैं, लेकिन आम जनता के बीच तक नहीं पहुंच पाते। तो ये पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम था हमारा। और चूँकि जिस गांव में ख़ास तौर पे हम लोग गए थे वो एक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम था, और ये हमने बिल्कुल हमारे 81 पार्टिसिपेंट्स थे, एडिशनल एसपी से लेकर के इंस्पेक्टर्स तक, हमने उन्हें रूबरू किया वहाँ के लोगों से, और जिसको कहते हैं आईना दिखाना, कि भाई वो हमें खुलकर बताएं कि जब वो आते हैं पुलिस थाने पर उन्हें क्या लगता है, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, क्या उसमें क्या परिवर्तन चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, और हमारे पुलिसकर्मी भी खुलकर कह सके कि उन्हें जो विवेचना होती है उसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो ये एक बहुत ही सफल प्रयोग रहा मुझे लगता है। और उन्हीं दौरान हमें ये पता चला कि हमारे एक थाने को इंडिया में 3rd रैंक किया गया है, हमारे अजाक थाने को 3rd रैंक किया गया है। तो जो थानेदार साहब थे उनको बुलाकर उनसे भी तो उनका भी यही कहना था कि ये जो लगातार हम लोगों का प्रयास है पब्लिक आउटरीच का, उससे एक तो लोगों का विश्वास बढ़ रहा है कि हाँ भाई हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारी सुनी जाएगी, और दूसरा हम उन तक अपनी बात पहुँचा पाते हैं कि भाई आप गलत प्रकरण लेकर आओगे तो फिर हमारे भी विश्वास में कमी आएगी। ये एक आपसी विश्वास का मसला है, और मेरे ख्याल से इसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मैम, हम इसकी प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ अभी हम हमारे इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। हम एक संवेदनशीलता जागृत करें कि हमारा व्यवहार कैसा हो, हम जाने कि क्या नीतियाँ हैं, क्या परिवर्तन आए हैं कानून में, हम प्रोफेशनली आपको व्यवसायिक दक्षता दे सके। ये दोनों का एक मिश्रण होता है ये कार्यक्रम। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई प्रकरणों में कहा गया है कि हर परिस्थिति में एफआईआर लिखाने में हुए विलंब अभियोजन के लिए नुकसानदायक नहीं है यदि उसे पर्याप्त रूप से जस्टिफाई किया गया है। कानून बहुत फेवर में हो गया इन्वेस्टिगेशन के। पहले है ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के है ना हम लोग एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के टाइम के आधार पे है ना केसों को छुड़वा देते। पुलिस विभाग में कार्यरत होने के नाते हम चाहते हैं कि जब आप थाने में जाते हैं तो क्या आपकी सुनवाई होती है, आपको किस किस जगह क्या दिक्कत आती है, आप अपनी दिक्कतें निसंकोच होकर बताइए। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने सुना कि बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए आपके बच्चे के लिए मुफ्त की योजना है, आप किससे संपर्क करोगे? क्या आपको पता है? जिनको पता है वो हाथ उठाए प्लीज। ये एग्जैक्टली यही कारण है कि हम यहाँ आए हैं, लेकिन होता ये है कि हमें ये पता ही नहीं होता कि मिलना किससे है, कौन है, कहाँ जाना है। आज का कार्यक्रम यही बताना है आपको कि कोई बात हो तो आप कहाँ जाएंगे। SC/ST एक्ट के कानूनी पहलुओं के बारे में सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण शाखा है हमारी, जो पूरे देश में, हमारे प्रदेश में बहुत अच्छे से चलती है। बहुत सारे प्रदेशों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ये जो यहाँ पे आयोजन हुआ, ये हर वर्ष होता है इस प्रकार का आयोजन,
और इसमें मदद मिलती है कि हम अपने एक्ट को दोबारा से देख पाएँ, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए वो हम उनको सभी अधिकारियों को बता पाएँ। और इस बार बड़ा अच्छा हुआ कि संकलन एक पूरा एक्ट का और जितने भी प्रोसीजर्स हैं उस सब का किया गया। अब इसके बाद मैं जानना चाहूँगी कि जैसे फर्जी SC/ST प्रमाण पत्र बनाकर लोग नौकरी भी पा लेते हैं और प्रमोशन भी उन्हें मिल जाता है, तो इस तरीके के जो केसेस है जब पता भी चलता है और कमेटी बैठती है, उसके बाद में इस पर जो कार्रवाई होती है वो आपका विभाग किस तरीके से इसको करता है? ये एक्चुअली डायरेक्टली अजाक से रिलेटेड नहीं है, ये आदिम जाति कल्याण है। और पर जैसे किसी भी विभाग में अगर कोई इस तरीके के फर्जी प्रमाण पत्र से कहीं नौकरी पाता है और ये शिकायत प्राप्त होती है, तो ये एक स्टेट लेवल समिति होती है जिसका जो ओपिनियन होगा वो आखिरी होगा। जो प्रावधान है वो ये है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो SDM के लेवल का होना चाहिए। कई लोग तहसीलदार का, कई पंच सरपंच का, कई पुराने हर प्रकार के लेकर आते हैं। तो ये जो स्टेट लेवल समिति होती है ये उसमें फिर जहाँ के वो बताते हैं वहाँ के कलेक्टर SP साहबान का रिपोर्ट और तमाम प्रकार के इनपुट्स के बाद वो समिति ये तय करती है कि वाकई में ये सही है या गलत है। यदि गलत पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होती है। तो मैम आपके पास जैसे एक संवेदनशील विभाग है जिसकी भी आप जिम्मेदारी निभा रही है और साथ में आप कमलनाथ जी अपने मुख्यमंत्री जी की OSD भी है, तो इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो कैसे आप समय निकाल पाते हैं? क्योंकि हम मनु श्रीवास्तव सर की बात करें तो वो भी PS है, वो भी बहुत बिजी रहते हैं, तो कैसे आप लोग अपने लिए समय निकाल पाते हैं? ये थोड़ा मुश्किल सा लगता है लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। वो इसलिए कि एक तो कि जो मेरा विभाग है और जो काम मैं मुख्यमंत्री जी के लिए कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ भी है। तो कई चीज़ें जो मैं सोचती हूँ या चाहती हूँ कि लागू हो या बात सामने आए या हम कर पाएँ, मेरे पास एक डायरेक्ट एक्सेस भी है कि मुख्यमंत्री जी के पास जाकर निवेदन कर लूँ। तो वो हमारे सेमिनार में आए भी थे। शायद पहली बार पूरे देश में, शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा, ये अजाक सेमिनार हर स्टेट के लिए मैंडेटरी हैं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे सेमिनार में आया होगा। पर ये इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि शायद मेरे लिए एक एक्सेसिबिलिटी है मुख्यमंत्री जी की। और जहाँ तक हमारे आपसी समीकरण का सवाल है तो एक अच्छी बात यह है कि मनु साहब का दफ्तर भी वल्लभ भवन के तीसरे तल पर हैं और मैं भी वहीं हूँ, तो हम लोग कई बार लंच एक साथ कर लेते हैं। प्रयास ये रहता है कि जब हम घर पे रहें तो ऑफिस की बात ना हो। बच्चे क्योंकि दोनों सेटल कर गए हैं, दोनों बेटियां, तो वो एक जिम्मेदारी का वक्त होता है जब पढ़ाई कर रहे होते हैं बच्चे। और मैं आपको बताऊं, हकीकत तो ये है कि हमारी छोटी बिटिया ने 12वीं पास की इसी साल मार्च में, उसका एग्ज़ाम था 12th का। वो सबसे टफ वक्त होता है और तभी दिसंबर से मैं इस पद पर आई और व्यस्तता हम लोगों की बढ़ी। पर बिटिया हमारी सिटी टॉपर हैं और CBSE में और स्टेट में नंबर 3 पर हैं और पूरी अपनी ज़िम्मेदारी से। तो उन्होंने बचपन से ही, बच्चों में भी ये बात आई है कि क्योंकि उन्हें पता है तो शायद कहीं कुछ एक ज़िम्मेदारी का एहसास है उन्हें। एक तो मैं ये कहूँगी कि मनु साहब का पूरा सपोर्ट मिलता है मुझे। इनफैक्ट ये जो ह्यूमन चेन भी बना था तो इसमें भी ये कहना कि नहीं आगे बढ़ो, कुछ करो, एक ये सोचना भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है कि इतना बड़ा चेन सबको जोड़ना। तो ये एक सपोर्ट हमेशा मिलता है। वो कभी भी ये शिकायत नहीं मिलती इस समय ये खाना नहीं तैयार हुआ या इस समय ये जो एक शिकायत होती है अमूमन घर पर, ये नहीं होती। तो ये इतना मैसिव सपोर्ट है घर से, तो शायद इस वजह से निभ पा रहा है। पहले हमारे सास ससुर 20 साल हमारे साथ रहे, अब वो नहीं हैं, तो उनका होना एक बहुत सपोर्ट था, बहुत बड़ा सपोर्ट था। जो एक वक्त होता है जब ज़रूरत होती, ख़ास तौर पे बेटियां हैं तो जब ज़रूरत होती है। और जब कभी हम लोग कहीं पार्टी में जाते हैं या कहीं डिनर में जाते हैं तो हम आपस में बात करते हैं, तो कई लोग कहते भी हैं कि क्या है भाई तुम लोग बाहर, तो हमें बताना पड़ता है कि नहीं हम यही बात कर पाते हैं। तो
किसी न किसी तरह समय निकालिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे कॉमन हॉबीज़ भी हैं दोनों को। एक न्यूज़ देखना पसंद है, गाना सुनना पसंद है, तो हम वक्त निकाल लेते हैं। थिएटर जाना पसंद है तो हम भारत भवन में बहुत फ्रिक्वेंटली जब कभी मौका पड़ता है दोनों चले जाते हैं। तो आई थिंक वी फाइंड टाइम। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे कार्यक्रम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।